हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग आज देखने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए क्लास संख्या 2 यानी कि क्लास नंबर 1 हो चुका है। तो प्रीवियस ईयर पर हम लोग बात करेंगे और प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो है हम जो क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उनमें जो है एग्जाम की पॉइंट देंगे, जिससे आप क्या होगी, आसानी होगी उस चीज़ को समझने में, जानने में, और आने वाले एग्जाम में आप जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। ये बीटीसी 2015 में पूछा गया है, ठीक है। खानवा युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में, ठीक है, बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, ठीक है, खानवा का युद्ध। अब ये जो युद्ध हुआ था, ये क्षेत्र किसके नज़दीक स्थित है, इसको आपको उत्तर में बताना है। तो देखिए, ये सब प्रश्न इतने आसान नहीं है जितने आसान आपको लग रहे हैं। दिल्ली, आगरा, सोनीपत, फतेहपुर सीकरी, तो उत्तर हो जाएगा डी यानी कि ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, वो हो जाएगा डी यानी कि फतेहपुर सीकरी के नज़दीक स्थित है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा खानवा आज एक ग्राम पंचायत खनुआ है। भरतपुर से यह 23 और फतेहपुर सीकरी से इसकी दूरी 16 किलोमीटर है। फतेहपुर सीकरी से कितनी दूरी है? 16 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना है, खानवा जो है कहाँ पे आता है, किसके नज़दीक है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया, बीटीसी 2015 में पूछा गया है, ठीक है। कहने का मतलब कि जो भी ये वीरांगनाएं हैं, ये किस मतलब कि साम्राज्य से आती हैं, तो आपको ये बताना है इस प्रश्न में। दुर्गादास, अहिल्याबाई, ताराबाई जी या जीजाबाई जी। उत्तर हो जाएगा सी यानी कि ताराबाई जो है मराठाओं के समुदाय से आती हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्या किया, नेतृत्व भी किया था मराठाओं के। तो इनका जन्म जो है, ताराबाई जी का जन्म जो है 1675 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु जो है 9 दिसंबर 1761 ईस्वी को हुई थी। जन्म कब हुआ? 1675 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ? 9 दिसंबर 1761 ईस्वी में। ताराबाई का पूरा नाम क्या है? ताराबाई भोसले है, ठीक है। ताराबाई का पूरा नाम क्या था? ताराबाई भोसले। राजा राम की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया और मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बन गई, ठीक है। 4 वर्ष के जब उनके पुत्र थे, तभी उनके पति का देहांत हो गया, जिनका नाम था राजा राम। और उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय का जो है राज्याभिषेक कराया और संरक्षिका बन गई। ताराबाई का विवाह जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजा राम प्रथम के साथ हुआ था, ठीक है। यानी कि ये क्या थी? ताराबाई जी बहू थी किसकी? शिवाजी की, ठीक है। और ये जो शिवाजी के पुत्र थे, उनकी क्या थी? पत्नी थी, जो छोटे पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है, बीटीसी 2015 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए, जो संसद होता है उसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है लोकसभा, जिसको निचला सदन भी कहा जाता है। एक होता है राज्यसभा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि लोकसभा में जो है एंग्लो इंडियन, यानी कि जो एंग्लो इंडियन माने कि जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों का विद्वान हो, उसको जो है राष्ट्रपति महोदय या महोदया मनोनीत कर सकती हैं। तो कितने लोगों को जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के नाम पे मनोनीत किया जा सकता है? 2, 4, 5, 12। उत्तर हो जाएगा 2। अब देखिए, जो 12 होते हैं वो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन वो एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं। वो विभिन्न क्षेत्र से आते हैं। कोई साहित्य से होता है, कोई कला से होता है, कोई एक्टर होता है, जो भी है, ठीक है, कोई खेल से होता है। लेकिन जो एंग्लो इंडियन की बात होती है, तो लोकसभा में जो है मात्र 2 लोगों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले, ठीक है, अपने फैसले को क्या करना है? बीटीसी 2015 में पूछा गया। बदलने का अधिकार है? बदलने का अधिकार नहीं है। बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, या बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है।
ठीक है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय क्या है? भारतीय संविधान में न्यायालय को क्या रखा गया है? न्यायालय को जो है स्वतंत्र रखा गया है। क्या रखा गया है? स्वतंत्र रखा गया है। तो न्यायालय अपना कार्य खुद करती है, इसमें जो है कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये अपना जो है फैसला बदल भी सकते हैं और नहीं बदल सकते, ये इनके हाथ में। तो इनको जो है बदलने का अधिकार है, ठीक है। न्यायालय को जो है अपने फैसले को बदलने का अधिकार है। देखे होंगे आप लोग कई इसलिए फैसले आते हैं जिनको बाद में जो है मैनिपुलेट करके क्या किया जाता है, फिर से दोबारा चेंज कर दिया जाता है समय के अनुसार, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? बीटीसी 2015 में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार की बात हो रही है। एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पूछ रहे हैं कि विवाद का विषय रहा। देखिए जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? वो बहुत दिनों तक विवाद का विषय रहा। इसको जो है पहले मौलिक अधिकार में रखा गया था, ठीक है, लेकिन बाद में जो है इसको हटा के कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार जो है काफी विवाद में रहा। संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को कानूनी अधिकार 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत बनाया गया था, ठीक है। तो इसको जो है कानूनी का दर्जा कब दिया गया? 1978 में दिया गया, 44वें संशोधन में। वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है, यानी कि जितना सरकार को आय होती है टैक्स द्वारा, ठीक है, जितना सरकार को टैक्स से क्या होती है? आय होती है। किसको? सरकार क्या करती है? जनता के वेलफेयर में उतना खर्च कर देती है, ठीक है। ऐसे बजट को क्या कहा जाता है? जीरो आधारित बजट कहा जाता है, संतुलित बजट, घाटे का बजट या बचत बजट। तो उसको कहा जाता है बी, यानी कि संतुलित बजट कहा जाता है, ठीक है। किसको? जिसमें जो है आय और व्यय क्या है? बराबर, यानी कि जितना सरकार के पास आया उतना सरकार ने क्या किया? जनता के वेलफेयर में, जनता के लिए खर्च कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 पहले जान लीजिए कि सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इस सेशन में हम लोग 20 प्रश्नों को हल करेंगे। कितने क्वेश्चन को? 20 क्वेश्चन को। तो धैर्य बना के बैठे रहिए, ठीक है। 20 प्रश्न है। कृपया करके जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इससे थोड़ा सा मनोबल मिलता है काम करने के लिए हम लोग को। दामोदर घाटी योजना से संबंधित है, बीटीसी 2015 में पूछा गया है। दामोदर घाटी योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और बिहार। देखिए जो दामोदर घाटी योजना है वो उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ये जो है बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की जो है क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। दोनों सरकारों ने मिलकर इसको शुरू किया था। और कहाँ पे शुरू किया था? दामोदर घाटी और उसकी सहायक नदियों पे जो है इसको शुरू किया था। थोड़ा सा इसको एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं। यह परियोजना बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी और दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों पर बनाई गई थी। किसके द्वारा? किस राज्य द्वारा? बिहार राज्य द्वारा और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा परियोजना? वही दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये और ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। मैं बार बार कहता हूँ कि बीटीसी का जो है 2 साल आप बढ़िया से अगर यूज कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर ले जाएंगे जो नॉन टेक एग्जाम होते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बन के आते हैं और ये सब स्टैंडर्ड प्रश्न बनाते हैं बीटीसी वाले। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। 6 महीना की रात और 6 महीने का दिन जो है कहाँ पे होता है? बीटीसी 2015 में पूछा गया। उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, या उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, या केवल दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, तो यहाँ पे क्या है? ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है, उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और यहाँ पे क्या है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ठीक है। देखिए जब आपने देखा होगा, थोड़ा सा भूगोल पढ़ा होगा, तो जब समय के हिसाब से जब चलता है, चक्कर लगाती है, सूर्य की चक्कर लगाती है पृथ्वी, ठीक है। चक्कर में क्या होता है कि जो ऊपर का ध्रुव होता है एक बार जो 6 महीने के लिए क्या होता है? अंधेरे में चला जाता है, और 6 महीने के लिए जो ऊपर वाला होता है क्या होता है? उजाले में आ जाता है। और फिर जो है उल्टा होता है, 6 महीने बाद वो जो है अंधेरे में चला जाता है और पहला वाला जो है उजाले में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पर, उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव वृत्त पर जो है 6-6 महीने का रात और दिन होता है। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। 3 ओर से घिरा है
घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, बीटीसी 2015 में पूछा गया है। पठार, सिंधुपंख, महासागर धारा या प्रायद्वीप। ठीक है, देखिए आपने इंडिया को देखा होगा, ठीक है, अपने अपने प्यारे भारत को, कि जो ये निचला भाग है ये क्या है, ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, समुद्र समुद्र ठीक है। इधर जो है अरब सागर है, इधर अरब सागर है, नीचे जो है हिंद महासागर है, आप देखे होंगे, ठीक है, मैप वगैरह में। और यहाँ जो है बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए तीन ओर से तो क्या घिरा हुआ है, ये पानी से घिरा हुआ है, ऊपर जो है स्थल से घिरा हुआ है। तो ऐसे स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है डी यानी कि प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है, एक स्थल रूप है जो मुख्य रूप से विस्तृत और अधिकांश भाग पर जल से घिरा हुआ है, किंतु इसकी सभी सीमाओं पर नहीं। प्रायद्वीप के त्रिदिक यानी कि तीन ओर से जल से घिरे भूभाग के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, यानी कि जो तीनों से जल से घिरा हुआ है वो क्या है, प्रायद्वीप है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है, बीटीसी 2015 में पूछा गया है। मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। उत्तर हो जाएगा यानी कि चिकनी मिट्टी है। ठीक है, चिकनी मिट्टी यानी कि हल्का सा जिसमें बालू का जो है लक्षण होता है, वो मिट्टी जो होती है क्या होती है, मूंगफली के लिए बेस्ट होती है। मूंगफली का मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होता है वो आपके गुजरात राज्य में होता है। गुजरात राज्य में जो है सबसे अधिक जो है ग्राउंड नट का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। मूंगफली के लिए चिकनी मिट्टी। मूंगफली अच्छी तरह से बलुई दोमट या चिकनी बलुई मिट्टी में उगाई जाती है। 6.5 या 7 pH मान वाली गहरी अच्छी निकास वाली भूमि और उच्च उर्वरकता मूंगफली के उत्पादन के लिए क्या है, आदर्श माना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, बीटीसी 2015 में पूछा गया है, यानी कि जिसमें जो है नमक की मात्रा ज़्यादा है। लवणता का मतलब क्या है कि नमक का मात्रा ज़्यादा है। इन 4 ऑप्शन में जो भी दिया गया है उसमें से कौन सा सबसे अधिक लवणता वाला सागर है, कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर या भूमध्य सागर। तो उत्तर जाएगा सी, यानी कि मृत सागर में जो है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, यानी कि इसको जो है मृत सागर को हम लोग डेड सी भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, देख लीजिए, इसको थोड़ा लवणता के बारे में जान लीजिए। मृत सागर का जो है अधिकतम लवणता प्रति 1000 240 है। इसमें नमक की इतनी अच्छी सामग्री है क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जो गर्म और तदंतर इसमें वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। ठीक है, तो जो क्या है, अगर उष्णकटिबंधीय में है तो वाष्पीकरण हो रहा है, तो वाष्पीकरण जब हो रहा है तो पानी का जो है समुद्र से वाष्पन ज़्यादा हो रहा है। वाष्पन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो है नमक की मात्रा जो है अधिक मात्रा में वहाँ समुद्र में बच जाती है, इसलिए लवणता क्या होती है वहाँ पे अधिक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबर्नी में किस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, जो अलबर्नी आया था, अलबर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, 2016 में पूछा गया है। किताबुल रहला, शाहनामा, राजतरंगिणी या किताबुल हिंद। ठीक है, जो महमूद गजनबी के साथ जो है अलबर्नी आया था वो किसकी रचना की थी, तो जाकर डी यानी कि किताबुल हिंद की जो है रचना की थी। देखिए अलबर्नी ने किताबुल हिंद की रचना की थी अरबी भाषा में। ठीक है, अरबी भाषा में जो है किताबुल हिंद की रचना की थी। इस ग्रंथ में 80 अध्याय हैं, यानी कि 80 चैप्टर हैं। इस पुस्तक में वर्णित बातें जैसे धर्म हो गया, दर्शन हो गया, त्यौहार, खगोल विद्या, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, कानून आदि विषयों पर चर्चा किया है। ठीक है, अलबर्नी ने किताबुल हिंद में इन सारी चीज़ों पर क्या किया है, चर्चा किया है। ठीक है, अपने किताबुल हिंद में। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए, इन दिल्ली सल्तनत जो चला, सल्तनत मतलब क्या है, सुल्तानों का शासन। सल्तनत मतलब क्या है, सुल्तानों का शासन। तो दिल्ली सल्तनत में किस वंश के सर्वाधिक शासक हुए, तथाकथित दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि तथाकथित दास वंश। ठीक है,
मोहम्मद गोरी के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक बना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक दास था, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश या उसके बाद रजिया बेगम हुई, उसके बाद जो तमाम दास लोग आए जो क्या किए, दास प्रथा को यहाँ पे अपने उसको जो है आगे बढ़ाए, लेकिन अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाए, लेकिन सबसे अधिक जो है दास प्रथा के ही हुए। वही जो है इस प्रश्न में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति जो है किस शासक से संबंधित है आपको बताना है। BTC 2016 में पूछा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से या स्कंदगुप्त से? तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि समुद्रगुप्त से जो है प्रयाग प्रशस्ति क्या है, संबंधित है। थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो भी डिटेल में जानकारी मिल रही है, ये तो आपको जो है टिक मारने के लिए प्रश्न आया था, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रश्न जो है लिखने के लिए भी आ सकता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में। थोड़ा सा जानकारी होगी तो आप जो है आसानी से इसको लिख ले जाएंगे और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था, ठीक है। इस लेख को जो है अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें जो है उन राजाओं का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए, उसके अधीन हो गए, ठीक है। इसमें जो है किसको खुदवाया गया है, इस लेख में जो भी समुद्रगुप्त से राजा युद्ध किए थे और हार गए थे, उनको जो है यहाँ पे नोट किया गया था। समुद्रगुप्त को जो है क्या कहा जाता है, भारत का, समुद्रगुप्त को ही भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे हम लोग आते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक था, BTC 2016 में पूछा गया है। फिरोज तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद तुगलक था या खान जहां मकबूल था? गयासुद्दीन तुगलक जो है क्या था, तुगलक वंश का संस्थापक था, ठीक है। अब देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक था या वही गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश की स्थापना जो है 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी, ठीक है। गाजी मलिक नाम था इसका, बाद में इसने क्या किया, अपना नाम चेंज किया, गयासुद्दीन तुगलक का उपाधि धारण करके इसकी स्थापना की। उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और तुगलकाबाद किले का निर्माण भी करवाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसका पूरा नाम क्या था? गाजी मलिक। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था, BTC 2016 में पूछा गया है। तुगलक काल के समय ही प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था, ठीक है। BTC 2016 में पूछा गया वारंगल, देवगिरी, भद्रा, विजयनगर। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि विजयनगर का जो है क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। ये जो है तुगलक काल में ही हुआ था, ये प्रथम हिंदू राज्य था, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया, ठीक है, भारत आया था, BTC 2016 में पूछा गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है किस उद्देश्य से भारत आया था? बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, या भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए, ठीक है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें वो है यानी कि बौद्ध धर्म ग्रंथियों की प्रतियां एकत्र करने के लिए, यानी कि वो जो है कुल मिला के बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए यहाँ पे आया था। बौद्ध धर्म बहुत चर्चा में था, ठीक है, तो इसलिए जो है ह्वेनसांग जो यहाँ पे आया था, और बौद्ध धर्म जो है चीन में क्या था, बहुत ही चर्चा में था, इसलिए जो है उसको अध्ययन करने के लिए यहाँ पे आया था। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। भारत के दक्षिणी पठार अधिकांश बने हुए हैं, BTC 2016 में पूछा गया है। जो भारत का दक्षिणी पठार है वो किससे बने हुए हैं? परतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, आग्नेय शैलों से, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन है कि आग्नेय शैलों से बना है। आग्नेय शैलें क्या होते हैं? ये प्राथमिक शैलें होती हैं, प्राथमिक शैलें होती हैं। ये जो है डायरेक्ट ज्वालामुखी से, ठीक है, डायरेक्ट ज्वालामुखी से जो उद्गार होता है, जो निकलता है, उसी से जो है आग्नेय शैलें बनती हैं, उससे आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो जो दक्षिण के पठार हैं वो आग्नेय शैलों से बने हुए हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारत में शामिल है, ये BTC 2016 में पूछा गया है। जो विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतें हैं उसमें कौन सा शामिल है? जो इंडिया की इमारत है
कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल, जामा मस्जिद, तो उत्तर जाएगा ताजमहल जो है विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में शामिल है। इसको जो है बनवाया किसने था, तो इसको जो है शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में ये बना था। ठीक है, ये विश्व के 7 आश्चर्यजनक इमारतों में शामिल है। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और ये जो है आगरा में स्थित है, यूपी के आगरा में स्थित है। ठीक है, और एक तरह से ये क्या है, ये मकबरा है, यानी कि इसमें जो है शाहजहां और नूरजहां की क्या है, कब्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 पे आने से पहले ये जान लीजिए कि ताजमहल, चिचेन इट्जा, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, कोलोसियम, चीन की विशाल दीवार और माचू पिचू और पेत्रा, ये सब क्या है, ये सब विश्व के क्या हैं, 7 अजूबे हैं। 7 अजूबे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं। ठीक है, BTC 2016 में पूछा गया है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें जो गहरी सकरी घाटियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है। प्रश्न के हिसाब से आपको ऑप्शन उत्तर देना होता है। सॉरी, विसर्प, हिमोड, गार्ज, भृगु, तो उत्तर हो जाएगा सी, की उनको जो है गार्ज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए गार्ज क्या होता है, एक सकरी घाटी होती है जिसमें किनारे खड़े ढाल युक्त है और इसके बीच से एक नदी बहती है। ठीक है, गार्ज क्या होता है, एक सकरी घाटी होती है, किनारे खड़े ढालान होते हैं और उसमें जो है बीच से क्या बहती है, नदी बहती है। तो आशा है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, निवेदन है आपको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।